यूजीसी नेट वाले अभ्यर्थियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। कमेंट में बताइएगा सभी लोग कैसे हैं आप लोग, तैयारी चल रही है या नहीं। मैं आज आपको बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ और इसका सीधा साधा कारण यह रहा कि जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ वो माइक ठीक नहीं है, अभी भी नहीं है। मैंने मंगवाया था लेकिन वो पुनः रिटर्न हो गया है, वापस हो गया है और मेरे पास डिलीवर नहीं हो पाया है। तो मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म से पुनः उसको ऑर्डर किया है। अब वो 8 सितंबर तक दिखा रहा है आने को, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो अभी बिना माइक के मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हो सकता है बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ें भी आपको आ सकती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं। प्रयास मैं करूँगा कि ना आए आवाज़ें। वैसे आप तो दिन में ही लेक्चर बना रहा हूँ, रात में बनाने का प्रयास करूँगा जिससे कि आपको बाहर की आवाज़ें सुनाई ना दें, आसपास की। बाकी माइक आ जाएगा तो आगे के बारे में फिर हम ठीक से रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। अब देखिए, आज जो हम लोगों को अध्ययन करना है, हम लोग इकाई वन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं जो इन यूनिट पढ़ाऊंगा वह कंप्लीट पढ़ाऊंगा। जो मैं एक बार स्टार्ट कर देता हूँ यूनिट, वो कंप्लीट ही करवा करके छोड़ता हूँ, चाहे वो भले ही कितने दिन में ही हो। ये मैं मूलतः करता हूँ। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि जैसे मैं चाहता तो मैं दूसरी यूनिट के भी कुछ लेक्चर दे देता आपको, नहीं। पर हम लोग में क्या किया था, पहली यूनिट स्टार्ट की थी इकाई वन, जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, शिक्षण अभिवृत्ति। उसका पहला वाला पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जहाँ शिक्षण अवधारणा उद्देश्य वगैरह लिखा है। दूसरी शिक्षण की विशेषताएं, किशोर वयस्क, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर शिक्षण प्रभावक तत्वों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोगों को इसका चौथा पॉइंट पढ़ना है और कोशिश रहेगी कि अगले 5 से 7 10 लेक्चर में, 7 से 10 लेक्चर के बीच ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 30 लेक्चर। कुछ एक विद्यार्थी का कहना यह भी था कमेंट में, मैं आपकी कमेंट भी लेते जा रहा हूँ यहाँ पर, जो मुझे भी याद है। वैसे मुझे लगभग याद है। उन्होंने कहा था, सर ऐसे करवाएंगे तो कैसे हो पाएगा, ये टाइम तक हो ही नहीं पाएगा। 30 लेक्चर आप करवा रहे हैं एक यूनिट में, तो ये बहुत सारे लेक्चर हो जाएंगे। आप समझो, मैंने कोई लेक्चर 20 मिनट का दिया है, कोई लेक्चर 30 मिनट का दिया है, कोई लेक्चर 40 मिनट का दिया है। यदि टोटल आप जोड़ लोगे तो अभी तक मैंने केवल 20 घंटे की क्लास भी नहीं दी है, यानी कि अभी तक आपको मैंने केवल 15 घंटे मात्र की क्लास दी है। 15 घंटे की क्लास में आपका इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये बहुत बड़ी बात होती है, जितना मैंने कवर करवा दिया है 15 घंटे में। अब आपको बाकी टोटल ये 25 घंटे के आसपास की क्लासेस होंगी, ये इस तरीके से ही कंप्लीट यूनिट आपकी कवर हो पाएगी। तो ये ध्यान रखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, PYQs के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित, ये पढ़ना है। इसके बाद इसमें लगा हुआ है ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन एजुकेशन, और ऑनलाइन में कह रहा है स्वयं के बारे में, स्वयं प्रभा और मूक्स इत्यादि जो प्लेटफॉर्म है उनके बारे में बात करिए कि स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, मूक्स क्या है, ऐसे अन्य भी हैं, उनकी चर्चा कीजिए। तो आज उच्च अधिगम संस्थाओं में, उच्च अधिगम संस्थाओं का मतलब आप समझो हायर एजुकेशन की बात कर रहा है, जो बड़े बड़े विद्यालय हैं जहाँ पर हम उच्च हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं, वहाँ पर या फिर कहीं भी शिक्षण की पद्धतियों में 2 प्रकार की मूलतः पद्धतियां होती हैं। एक तो होता है अध्यापक केंद्र, जिसमें अध्यापक ही सब कुछ डिसाइड करेगा, अध्यापक ही सर्वे सर्वा होता है, अध्यापक अपने अकॉर्डिंग पढ़ाता है। और एक होता है शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट केंद्रित, जिसमें स्टूडेंट को ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट कैसी विधि को समझेगा उसको ध्यान रखा जाता है, स्टूडेंट क्या पढ़ना चाहता है उसको ध्यान में रखा जाता है, स्टूडेंट की इच्छा ध्यान में रखी जाती है। यानी इसमें जो शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति होती है, इसमें स्टूडेंट केंद्र में होता है, और जो अध्यापक केंद्रित पद्धति होती है उसमें अध्यापक केंद्र में रहता है, अध्यापक पर फोकस रहता है। तो ये तो इसमें नाम से ही स्पष्ट है भाई कि अध्यापक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित, यानी अध्यापक महत्वपूर्ण अध्यापक केंद्र में और शिक्षार्थी महत्वपूर्ण शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति में। लेकिन ये कहने को सामान्य लग रहा है आपको, इसी के बारे में आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। दोनों के बारे में करेंगे कवर। आगे के लेक्चर्स में फिर हम लोग ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। तो हम लोग अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक एक चीज को, चूंकि ये आप लोग आसान मत समझिए, इसमें बहुत सारी चीजें आनी है। अध्यापक केंद्रित जो शिक्षण पद्धति है, शिक्षा प्रणाली है, उसी को सबसे पहले हम लोग करेंगे। अध्यापक केंद्रित एवं शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा प्रणाली में हम लोग समझते हैं। और सबसे पहले जो यहाँ पर हम लोग करेंगे, आप देख रहे हैं अध्यापक केंद्रित को पढ़ेंगे, तो यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए बता रहा है शिक्षा का पहले तो अर्थ उद्देश्य लिखा है कि शिक्षा मानव जीवन का मूल आधार है। ये आप लोग जानते हैं कि यदि किसी भी सेक्टर में ठीक से कार्य नहीं चल रहा है तो उसका मूल है कि उस वहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। तो जीवन का मूल आधार के रूप में शिक्षा कार्य करती है। आपको किसी भी सेक्टर में जाना है, यदि आप एजुकेटेड हैं तो आपको उस क्षेत्र में जाना आसान हो जाता है। शिक्षण केवल ज्ञान अर्जन ही नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। उसका शारीरिक विकास होगा इससे, यानी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आप शरीर को भी ध्यान देंगे, एक्सरसाइज का क्या महत्व है, योग का क्या महत्व है। आपका मानसिक विकास होता है, आपका सामाजिक विकास होता है, भावनात्मक, नैतिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास में आपकी शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। इसी को कहा जाता है शिक्षा सर्वांगीण विकास में सहायक है। सर्वांगीण का मतलब मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक सभी प्रकार के पक्ष इसमें समाहित हो जाते हैं। व्यक्ति को समाज के उपयोगी बनाना शिक्षा का मूल उद्देश्य है। कौशल, ज्ञान और कौशल प्रदान करना शिक्षा का उद्देश्य होता है। जीवन में मूल्यों का विकास करना कि आप अच्छे मूल्य सीख सकें, जैसे कि सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, धैर्य, अहिंसा, इस तरीके से आपको मूल्य सिखाना है, परोपकारिता आदि। सृजनात्मक की कोई नई चीज आप निर्माण कर सकें तथा आलोचनात्मक चिंतन करना कि सही क्या है और गलत क्या है, इसको भी आप डिसाइड कर सकें। सृजनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन को भी ये बढ़ावा देती है। प्राचीन समय में ही शिक्षा पद्धति दो मुख्य दृष्टिकोण दिखाई देते हैं, प्राचीन समय से ही दिखाई देते हैं। प्राचीन समय से ही शिक्षा पद्धति के दो दृष्टिकोण हैं। एक तो है अध्यापक केंद्रित शिक्षा प्रणाली, यानी कि टीचर सेंट्रेड एजुकेशन सिस्टम। दूसरा है लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम। इसमें लर्नर इंपॉर्टेंट है, इसमें टीचर इंपॉर्टेंट है। तो अध्यापक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित। अब देखो दोनों को अपन यहां पर पढ़ेंगे। तो अध्यापक केंद्रित को सबसे पहले हम लोग देखेंगे, और अध्यापक केंद्रित में क्या महत्वपूर्ण है ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य मुख्य जो पॉइंट आएंगे वो आपको अपने नोट्स में लिखते जाना है। और मैं तो यहाँ काफ़ी चीज़ें आपको समझाऊंगा, चूँकि मैं चाहता हूँ कि एक बार आप पढ़ें और बेहतर ढंग से पढ़ें, जैसे कि आपका वो चीज़ जो भी आप एक बार पढ़ रहे हैं वो चीज़ आपकी कवर हो जाए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ चल रहे हैं। अध्यापक केंद्रित पद्धति वह है जिसमें शिक्षण की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, यानी कि इसमें शिक्षण प्रक्रिया की में केंद्र बिंदु क्या होगा, अध्यापक होता है। इसमें अध्यापक ही ज्ञान का प्रमुख स्रोत है, यानी कि ज्ञान का प्रमुख स्रोत क्या है, अध्यापक। नियंत्रित कौन करेगा क्या क्लास, अध्यापक। मार्गदर्शन कौन करेगा, अध्यापक। यानी कि स्रोत, नियंत्रक और मार्गदर्शक अध्यापक ही है। और शिक्षार्थी की निष्क्रिय श्रोता की भूमिका होती है। क्वेश्चन पूछा गया यूजीसी में कि शिक्षार्थी निष्क्रिय कब होता है, तो अध्यापक केंद्रित शिक्षा पद्धति में शिक्षार्थी निष्क्रिय होता है, जबकि शिक्षार्थी केंद्रित में शिक्षार्थी सक्रिय होता है। तो एक बार ये विशेषता पूछी गई, इसको स्टार बना करके आप लिख लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। इसमें सबसे पहले ऐसे पॉइंट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिख लिया करिए कि शिक्षार्थी निष्क्रिय रहता है, किसमें, अध्यापक केंद्रित शिक्षा प्रणाली में। चूंकि यहाँ शिक्षक ही सब कुछ कह रहा होता है, शिक्षक ही पढ़ा रहा होता है, शिक्षक ही डिसाइड कर रहा होता है कैसे पढ़ाना है, आदि आदि। विद्वानों की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। डॉक्टर शर्मा के अनुसार अध्यापक केंद्रित शिक्षा पद्धति वह है जिसमें अध्यापक ज्ञान का संप्रेषण करता है और विद्यार्थी उसे ग्रहण करता है, यानी कि इसमें एक तरफा बात चलती है। एक भी ये भी विशेषता है कि इसमें एक तरफा बात चलती है, एक तरफा शिक्षा पद्धति। कि यहां जैसे मैं यहां पर जब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूं, उसका मतलब यह कि मैं अपने विचारों को आप तक प्रेषित कर रहा हूं, आप उन्हें सुनें और ग्रहण करें और नॉलेज प्राप्त करें। ये हुआ। यहां पर आप मुझसे प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, ना पढ़ाते समय कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन जब वही मैं लाइव क्लास गूगल मीट पर कराता हूं तो आप वहां पर सक्रिय रहते हैं, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो संवाद के माध्यम से वहां आप सक्रिय रहते हैं। तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला भी पद्धति है
कि आपको रिकॉर्डिंग करके दे दिया जा रहा है, यह भी एक प्रकार से क्या है, अध्यापक केंद्रित पद्धति है कि अध्यापक कैसे पढ़ाएगा, कैसे एग्जाम्पल्स को शामिल रहेगा, किसी चीज को दोहराएगा या नहीं दोहराएगा, ये अध्यापक का पर निर्भर करता है। हालांकि अपनी तो कुछ मजबूरियों के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अध्यापक केंद्रित पद्धति गलत है। अध्यापक केंद्रित पद्धति किसके लिए सहायक और अच्छी होती है? जो उच्च हायर एजुकेशन के विद्यार्थी हैं, जिन्हें केवल पढ़ने से मतलब है, जिनका समझ स्तर बढ़ चुका है, वो एक बार कोई बात समझा देता है, वो उस बात को समझ जाते हैं, जैसे आप लोग, तो आपके लिए ये सबसे अच्छी पद्धति है। लेकिन जहां विद्यार्थी उतना समझदार नहीं है, उसे बार बार प्रश्न पूछने की आवश्यकता पड़ रही है, वहां पर विद्यार्थी केंद्रित पद्धति होनी चाहिए। हालांकि कहीं भी सबसे बेहतर का यदि विकल्प चुना जाएगा तो विद्यार्थी केंद्रित ही पद्धति मानी जाएगी, चूंकि चाहे वो छोटा विद्यार्थी हो अथवा बड़ा विद्यार्थी हो, उसके लिए विद्यार्थी केंद्रित ही होनी चाहिए। क्योंकि सीखना किसे है? आखिरकार एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? लर्नर को, विद्यार्थी को सिखाना। इसलिए कोई भी पद्धति हो, चाहे हायर एजुकेशन, चाहे सामान्य विद्यार्थियों, मतलब छोटी कक्षा का हो या बड़ी कक्षा का हो, वहां पर महत्वपूर्ण विद्यार्थी ही है, ये ध्यान रखिए। लेकिन जॉन लॉक यहां पर कहते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क शून्य पटल है, यानी कि खाली है, एकदम खाली होता है, कोरे घड़े जैसा, जिस पर शिक्षक अपनी लेखनी से अंकित ज्ञान अंकित करता है। यानी कि विद्यार्थी कुछ नहीं जानता है, उसको जैसा शिक्षक बनाना चाहे वैसा बना सकता है, तो लेखनी से ज्ञान अंकित करता है। यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क में या विद्यार्थी के मस्तिष्क में शिक्षक अपनी लेखनी से ज्ञान अंकित करता है, ऐसा इन्होंने कहा। अब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में थोड़ा सा यहां हम लोग देखेंगे इस पद्धति के बारे में। प्राचीन भारत में गुरुकुल प्रणाली जो थी वो इसी पद्धति को लेकर के थी। गुरु के आदेश अनुसार वहां पर शिक्षा होती थी। एक बात ध्यान रखो कि जब छोटी क्लास या यहाँ पर डिसाइड भी टीचर ही अच्छे से कर सकता है, यदि टीचर ईमानदार है और टीचर अच्छे से मेहनती है, उसको काफी अनुभव है, तो वो आप किस तरीके से समझेंगे इस चीज को बेहतर ढंग से डिसाइड कर सकता है। लेकिन जब विद्यार्थी हायर एजुकेशन में आ जाते हैं तो वो खुद समझते हैं कि मुझे कैसे समझ आता है, तो वहां वो भी कर सकते हैं। तो प्राचीन भारत की जो गुरुकुल प्रणाली है उसके में क्या होता था, आप जानते ही हैं ये बात, कि गुरु के आदेश अनुसार शिक्षा होती थी, शिष्य पूर्ण अनुशासन में रहता था एवं समर्पण के साथ ज्ञान अर्जित करती थी। शिक्षा अधिकतर स्मरण यानी याद करने पर और अनुकरण करने पर आधारित होती थी। मैंने भी गुरुकुल में पढ़ा है और वहां पर जैसे मुझे वेद पढ़ाया जाता था, तो वेद उन्होंने जो जैसा पढ़ा दिया मैंने उसको वैसा पढ़ा, बार बार रिवीजन करके मंत्रों को याद किया, मंत्र याद किए, इस तरीके से चलता था काम। ऐसे अब मध्यकालीन भारत में देखते हैं। मध्यकालीन भारत में भी मौलवी और पंडित विद्यार्थियों को धार्मिक एवं पारंपरिक ज्ञान देते थे। तो इस्लाम में मौलवी और वैदिक या सनातन में पंडित आदि धार्मिक को पारंपरिक ज्ञान देते थे। यहां पर भी कठोर अनुशासन और एक तरफा संवाद होता था। एक तरफा संवाद यानी कि गुरु की ओर से विद्यार्थियों की ओर, यहां भी निष्क्रिय होता था। अब औपनिवेशिक काल में देख लेते हैं थोड़ा सा। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में अध्यापक ही प्रधान भूमिका में रहा है, यानी कि ब्रिटिश में भी अध्यापक ही रहा। कक्षा में व्याख्यान देना, प्रश्नोत्तर कराना या रटंत पद्धति पर बल यहां पर भी दिया गया कि कक्षा में टीचर आएगा, व्याख्यान देगा, प्रश्नोत्तर करवाएगा और याद करने को कहेगा, ये याद करके आना, ऐसा ऐसा। तो यहां पर भी वही शिक्षक कर रहा है। अब ये सेम ही है। अब देखो, अध्यापक केंद्रित जो शिक्षा पद्धति होती है उसकी मूल विशेषताएं क्या होती हैं। आपको अध्यापक केंद्रित की जो विशेषताएं हैं इससे क्वेश्चंस काफी बनते हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपके पेपर में इससे क्वेश्चंस काफी ज्यादा बनते हैं कि मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताएं पूछ लेता है अध्यापक केंद्रित की। देखो, अध्यापक केंद्रित की सबसे पहली विशेषता यही है कि यहाँ पर सक्रिय क्या रहता है, अध्यापक की प्रधानता होती है। यानी कि अध्यापक ज्ञान का अंतिम स्रोत माना जाता है। अध्यापक जो आपको पढ़ा रहा है वही आपके लिए सत्य है, ऐसा अध्यापक की प्रधानता रहती है। आपसे ऐसा पूछेगा अध्यापक की प्रधानता किस पद्धति में रहती है, तो अध्यापक केंद्रित में रहती है। निष्क्रिय शिक्षार्थी रहता है, यानी विद्यार्थी केवल सुनने और याद करने वाले होते हैं। वहां वो प्रश्न पूछना, कुछ नवाचार करना, उन्हें प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पर भी, लेकिन उस तरीके से नहीं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ये पद्धति पसंद नहीं आ रही, सर आप ऐसा पढ़ाइए, मुझे ये एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहे, ऐसा करिए, ऐसा नहीं हो पाता है। तो निष्क्रिय शिक्षार्थी रहते हैं। व्याख्यान पद्धति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि
शिक्षा जब अध्यापक केंद्रित पद्धति होती है तो उस समय कौन सी पढ़ाने की पद्धति क्या होती है? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, स्टार लिख लीजिए। व्याख्यान विधि, टीचर आएगा, व्याख्या देगा और चला जाएगा, यही तो एक तरफा होगा। तो आपसे पूछेगा व्याख्यान पद्धति किसकी विशेषता है, अध्यापक केंद्रित की या शिक्षार्थी केंद्रित की? तो व्याख्यान पद्धति अध्यापक केंद्रित की विशेषता है, जिसमें अध्यापक आएगा, अपने लेक्चर की व्याख्या देगा और चला जाएगा। तो शिक्षक व्याख्या के माध्यम से जानकारी देता है। तो आपसे व्याख्यान पद्धति किससे संबंधित है ये भी पूछा गया है। आगे देखो, इसमें अध्यापक केंद्रित में अनुशासन पर बल दिया जाता है, यानी कि शिक्षण में कठोर अनुशासन और आज्ञा पालन आवश्यक होता है। किसमें? तो आपसे पूछेगा अनुशासन पर बल किसमें दिया जाता है? तो अध्यापक केंद्रित में ज्यादा अनुशासन पर बल दिया जाता है। ज्ञान का संप्रेषण होता है, यानी कि एक तरफा संचार किसमें होता पूछेगा? वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं इसे इंग्लिश में, कि वन वे कम्युनिकेशन किसकी विशेषता है? तो ये अध्यापक केंद्रित की है। टू वे कम्युनिकेशन किसकी विशेषता है? तो ये शिक्षार्थी केंद्रित की विशेषता है। शिक्षार्थी सक्रिय होता है शिक्षार्थी केंद्रित में, शिक्षार्थी निष्क्रिय रहता है किसमें? अध्यापक केंद्रित में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। व्याख्यान विधि किसकी विशेषता है? अध्यापक केंद्रित पद्धति की। पाठ्यक्रम पर नियंत्रण, पूरा नियंत्रण यहाँ पाठ्यक्रम पर शिक्षण और संस्थान के पास होता है, यानी कि टीचर और शिक्षण संस्थान जो पढ़ाना चाह रहे हैं वह पढ़ाती हैं। यहाँ रटंत अधिगम भी चलता है, यानी कि रोट लर्निंग, यानी कि विद्यार्थियों को ज्ञान याद करने और गहराई से समझने का अवसर दिया जाता है कि आप याद करके आइए, इस चीज को याद करने के बारे में कहा जाता है। तो रटंत अधिगम की भी पद्धति किसकी विशेषता है? शिक्षार्थी केंद्रित की नहीं, अध्यापक केंद्रित की विशेषता है। अब देखो इसमें अध्यापक की भूमिका क्या होती है, अध्यापक क्या भूमिका निभाता है? तो अध्यापक इसमें ज्ञान का प्रदाता और नियंत्रक होता है, यानी कि नियंत्रण करता है क्लास में और ज्ञान प्रदान करता है। अनुशासन का पालन करवाने वाला होता है, यानी कि अनुशासन का पालन करवाता है। यहाँ विद्यार्थियों के लिए वो आदर्श यानी कि रोल मॉडल का भी कार्य करता है, कि अपना ज्ञान देकर के अपना प्रभाव छोड़ता है, तो रोल मॉडल का भी कार्य करता है। कक्षा का वातावरण नियंत्रित करने वाला भी होता है, कि कक्षा को नियंत्रित करने का कार्य भी अध्यापक करता है। और विद्यार्थी क्या करता है? तो विद्यार्थी एक निष्क्रिय श्रोता होता है, बैठता है और जो व्याख्या दिया जा रहा है उस व्याख्यान को सुनता है, नोट्स बनाता है, चला जाता है। अध्यापक के निर्देशों का पालन भी विद्यार्थी करता है। ज्ञान ग्रहण करने वाला यानी रिसीवर भी होता है, और आत्म अनुशासन से बना होता है, क्योंकि क्लास में आत्म अनुशासन टीचर द्वारा बनाया जाता है। तो ये शिक्षार्थी की भूमिका हो गया। अब प्रमुख इसमें शिक्षण विधियां क्या होती है, आपसे पूछा भी गया है। आपसे पूछा जाएगा कि अध्यापक केंद्रित में मूल प्रमुख कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण विधियां का मतलब आप जानते हैं कि लर्निंग मेथड कौन कौन सी हैं, है ना? तो मतलब पढ़ाएगा किस तरीके से। तो शिक्षा आप खुद सोचो, अध्यापक केंद्रित में किस तरीके से पढ़ाएगा, तो आपको ध्यान रखना व्याख्या देगा। सबसे पहले व्याख्यान विधि है, यानी कि शिक्षक मौखिक रूप से विषय समझाता है और विद्यार्थी सुनते हैं और नोट्स बनाते हैं, जैसे अभी आप कर रहे हैं। हम आपको समझा रहे हैं, आप सुनेंगे लेक्चर्स और नोट्स बनाएंगे। ये व्याख्यान पद्धति हो गई। प्रश्नोत्तर पद्धति वो होती है जब मैं आपको प्रश्नोत्तरी कराता हूं, शिक्षक प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी उसका उत्तर देते हैं। तो देखो व्याख्यान विधि किसकी विशेषता है? अध्यापक केंद्रित की। प्रश्नोत्तर पद्धति किसकी व्याख्या है? अध्यापक केंद्रित की। अनुकरण पद्धति भी होती है, यानी कि विद्यार्थी शिक्षक के कार्य और आचरण की नकल करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो अनुकरण पद्धति भी किसका है? इसी का है। एक और स्मरण में पद्धति भी होती है, जिसमें विषय को याद रटने पर जोर दिया जाता है, याद करने पर। तो देखो व्याख्यान पद्धति, प्रश्नोत्तर पद्धति, अनुकरण पद्धति और स्मरण पद्धति, ये सभी शिक्षण विधियां अध्यापक केंद्रित शिक्षण प्रणाली की हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इस प्रकार की पद्धति के अपनाने के लाभ क्या होते हैं और हानियां क्या होती हैं वो भी समझ लेना का जरूरी है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चंस भी। कक्षा में अनुशासन बना रहता है, चूंकि टीचर सब कुछ डिसाइड करता है, अनुशासन बना रहता है। यदि विद्यार्थी ही कहेंगे तो भाई वो तो अपने तरीके से सब नाचेंगे, घूमेंगे, काम करेंगे, तो यहाँ अनुशासन बिगड़ जाएगा। इसलिए छोटे विद्यार्थियों के लिए आप ध्यान रखना, यहाँ टीचर अध्यापक केंद्रित बेहतर रहता है, क्योंकि एक तो छोटे विद्यार्थी डिसाइड नहीं कर पाते। हालांकि छोटे विद्यार्थियों के साथ ऐसा नहीं कि एक तरफा संवाद करो, ये भी दिक्कत वाला होता है, तो वो अभी देखेंगे चुनौतियों में। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षा देना संभव हो पाता है। जैसे अब आप देखो, सभी विद्यार्थियों को यदि हम बोलने देंगे तो पढ़ा कैसे पाएंगे? यदि बड़े बड़े विद्यार्थी 100 बच्चे बैठे
और 100 बच्चे में सबको बोलने का मौका दिया जाए, फिर पढ़ाई नहीं होगी, वहां पर बातें अधिक होंगी। इसलिए जहां आपसे पूछा भी जाता है ये बात कि अध्यापक केंद्रित पद्धति जब इतनी एक तरफा वाली है तो क्यों इसको अपनाने की जरूरत है? मतलब कि भाई ये उतनी अच्छी नहीं है शिक्षार्थी केंद्रित से, फिर अध्यापक पद्धति क्यों? तो अध्यापक पद्धति इसलिए ही है कि जहां विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी वहां अनुशासन मेंटेन करना दिक्कत हो जाएगा यदि हम विद्यार्थी केंद्रित कर रहे हैं। इसलिए जहां विद्यार्थी समझदार हैं और सुन करके समझ सकते हैं तो वहां अनुशासन मेंटेन करने के साथ यहां पर व्याख्यान पद्धति सबसे बेहतर होती है। जैसे आप बड़े बड़े कोचिंग संस्थान देखेंगे यूपीएससी आदि की, तो वहां पर अधिकतर अध्यापक केंद्रित पद्धति चलती है। टीचर पढ़ाता है, विद्यार्थी सुनते हैं, फिर बाद में डाउट होता है तो डाउट सॉल्व के लिए बड़ी कोचिंगों में अलग से रखे जाते हैं लोग। तो ये हो गया, यानी कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी होते हैं जहां, वहां पर अध्यापक केंद्रित पद्धति सबसे बेहतर होती है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि एक कक्षा में 200 छात्र हैं और आपको किसी विधि का चयन करना है कि जिससे कि कक्षा में व्याख्यान अनुशासित हो सके, तो आप किस प्रकार की विधि का अनुसरण करेंगे? अध्यापक केंद्रित पद्धति, विद्यार्थी केंद्रित पद्धति? तो आप ऐसी बात जब पूछी जाए तो आप कहेंगे वहां पर कि अध्यापक केंद्रित पद्धति का अनुसरण करेंगे। क्यों? क्योंकि संख्या बड़ी है मेरे भाई, और जहां संख्या बड़ी हो वहां विद्यार्थी केंद्रित यदि हमने कर दिया तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी, समस्या आ जाएगी, अनुशासन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा, हम फालतू की जब बातें होगी तो पाठ्यक्रम भी उसमें पूरा नहीं कर पाएंगे, यानी कि पाठ्यक्रम समय पर पूरा किया जा सकता है व्याख्यान पद्धति के माध्यम से। टीचर डिसाइड करके आएगा कि आज के व्याख्यान में हम ये चैप्टर कर देंगे, कल के व्याख्यान में ये कर देंगे, परसों के में ये कर देंगे, नरसों के में ये कर देंगे, इसमें ये कर देंगे। तो वहां टीचर डिसाइड करके आए, जबकि विद्यार्थी केंद्रित रहेगी तो वहां टीचर भले कुछ डिसाइड करके आया हो, लेकिन जितनी विद्यार्थियों से बातें होती रहेंगी उतना सिलेबस कम होगा। तो पाठ्यक्रम समय पर यदि पूरा करना है तो उसके लिए आपको अध्यापक केंद्रित पद्धति को अपनाना जरूरी है कि अध्यापक अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करे कि कितना पढ़ाना है, फिर कितना पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। क्योंकि विद्यार्थी तो कम से कम पढ़ना ही चाहेगा, मन सामान्यतः मानसिक ये है, और दूसरा उतना चीजें उसे ध्यान भी नहीं है, अनुभव नहीं है विद्यार्थी के पास। परीक्षा की तैयारी के लिए भी ये उपयोगी है। जैसे परीक्षाओं की तैयारी करना तो उसके लिए उपयोगी होता है कि भाई सिलेबस टाइम से हो जाता है, बहुत सारे विद्यार्थी चूंकि तैयारी कर रहे होते हैं तो अच्छा है। अध्यापक का अधिकार और नियंत्रण स्पष्ट रहता है। इसमें ध्यान रखिएगा कि दिखाई देता है कि अध्यापक का नियंत्रण और स्पष्ट रहता है। हानियां क्या है? हानियां यह है कि विद्यार्थी में सक्रियता और सृजनात्मकता दब जाती है। यहां पर कि विद्यार्थी सक्रियता से, जैसे अब विद्यार्थी बोल नहीं पाता है, ऐसे सभी विद्यार्थी अपने मन के प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं ऐसी परीक्षा में। सभी विद्यार्थियों को बोलने का मौका नहीं मिलता है यहां पर, और ना ही खुद अपने तरीके से कुछ करने का, तो सक्रियता और सृजनात्मकता दब जाती है। तो हानि है ये। जबकि ये विशेषता किसकी हो जाएगी? विद्यार्थी केंद्रित की, कि वहां सक्रियता और सृजनात्मकता क्या होगी? अच्छी रहेगी। इसमें एक तरफा संवाद से ऊब उत्पन्न होती है कि टीचर अकेला पढ़ा रहा है, बच्चे सो जा रहे हैं, टीचर लगे रहे ज्ञान देते रहो, मैं सो जाता हूं। तो कई क्लास में बच्चे सो जाते हैं, तो एक तरफा संवाद के कारण ऊब उत्पन्न होता है, विषय में उतना प्रोडक्टिविटी नहीं होती, उत्पादक नहीं हो पाता है। ज्ञान का सतही अधिगम होता है, गहराई नहीं आती है, क्योंकि गहराई तो तभी आएगी जब हम विद्यार्थी प्रश्न पूछेगा। तो यहां पर विद्यार्थी प्रश्न नहीं पूछ पाता है, इसलिए विद्यार्थी गहराई भी नहीं रहती उतनी। व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा होती है, यानी कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं यहां पर ध्यान में नहीं रख पाती हैं। ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता, जैसे कोई व्यक्ति किस तरीके से समझेगा, कोई विद्यार्थी किसी पद्धति से समझ रहा है, तो वो सब इसमें नहीं हो पाता है। इसमें सभी के लिए एक विधि चलती है, उससे समझ में आ रहा है तो अच्छा है, नहीं आ रहा है तो अच्छा है। इसलिए ये हो गया। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान कौशल का विकास भी नहीं हो पाता है, क्योंकि आलोचनात्मक चिंतन तो तब करेंगे जब कई लोग कई पक्षों की बात करेंगे। कोई कुछ सकारात्मक पॉइंट बताएगा, कुछ नकारात्मक पॉइंट बताएंगे, कुछ समस्या आपको बताएंगे तो कुछ समाधान बताएंगे, तब होगा। लेकिन ये सब इसमें नहीं होता है। तो अब ये विशेषताएं, ये सभी विशेषताएं किसकी हो जाएगी? विद्यार्थी केंद्रित में। विद्यार्थी केंद्रित में सक्रियता भी होगी, सृजनात्मकता भी होगी, ऊब नहीं आएगा, दोहरा संवाद होगा, बेसी गहराई से अधिगम होगा, विभिन्नताओं की भी उपेक्षा नहीं होगी, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान विशेषता रहेगी। यानी कि अध्यापक केंद्रित में जो बुराई है
उसी समस्या का समाधान शिक्षार्थी केंद्रित है। लेकिन शिक्षार्थी केंद्रित की भी समस्याएं हैं क्या, ये वाली समस्याएं हो जाएगी वहां पर कि वहां अनुशासन नहीं रहे, मेंटेन करना मुश्किल पड़ जाएगा, पाठ्यक्रम करना मुश्किल पड़ जाएगा, संख्या विद्यार्थियों की कंट्रोल करना मुश्किल पड़ जाएगी, ये वहां पर हो जाएगा। उदाहरण देखो, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया यूजीसी नेट 2019 में। यहां पर एक ही क्वेश्चन है आपका, बाकी क्वेश्चंस आपको अभी और करवाए जाएंगे, तो एक एक आध क्वेश्चंस मैंने कहा रख लें। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक केंद्रित शिक्षा का लक्षण है, यानी कि इनमें से कौन सा लक्षण अध्यापक केंद्रित का है। एक तरफा संचार, जी बिल्कुल, अध्यापक केंद्रित में एक तरफा संचार होता है सर, बहुत सही बात है, ये सही है। शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी, नहीं भाई, अध्यापक केंद्रित में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी नहीं होती। कहां पर होती है, विद्यार्थी केंद्रित में। सहकारी अधिगम यानी कि मिल करके पढ़ते हैं, नहीं भाई, इसमें अध्यापक केंद्रित में मिल करके नहीं पढ़ते हैं। समस्या समाधान अधिगम, नहीं, ये अध्यापक केंद्रित का नहीं है, विद्यार्थी, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित की ये तीनों विशेषताएं हैं। शिक्षार्थी की सक्रिय भूमिका, सहकारी अधिगम होता है, समस्या समाधान होता है। तो देखो जो मैंने पढ़ाया उसी से क्वेश्चंस बनेगा आपका, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सी विशेष, कौन शिक्षा का लक्षण है, तो एक तरफा संचार, अध्यापक केंद्रित का लक्षण क्या है, एक तरफा संचार। अब देखो, अब यहां पर आगे जो है शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति के बारे में चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो आगे है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा प्रणाली, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम। इसमें शिक्षार्थी केंद्रित होगा। परिभाषा क्या है, जॉन ड्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं, शिक्षा जीवन का पुनर्गठन है और यह तभी संभव है जब शिक्षार्थी अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है। तो जॉन ड्यू कहते हैं कि शिक्षार्थी अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है, इसलिए शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए, ऐसा जॉन ड्यू का मानना है। रूसो कहते हैं बच्चा स्वाभाविक रूप से एक अच्छा है, उसे प्रकृति के अनुरूप सीखने का अवसर देना चाहिए कि वो सीख सके। तो विद्यार्थी, इनका भी ऐसे ही कहना है रूसो का कि भाई विद्यार्थी खुद प्रकृति के अनुरूप सीखता है तो उसे सीखने देना चाहिए। पियाजी का ज्ञान बच्चों द्वारा सक्रिय मानसिक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के माध्यम से निर्मित होता है, उनके अनुभव आदि से, तो उन्हें सीखने देना चाहिए, यानी कि शिक्षार्थी के अंदर पद्धति है। अब देखो, शिक्षार्थी केंद्र शिक्षा प्रणाली वह है जिसमें शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु स्वयं विद्यार्थी होता है। शिक्षक यहां पर केवल मार्गदर्शक का और सहयोगी की भूमिका निभाता है। तो पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षक मार्गदर्शक और सहयोगी की भूमिका निभाता है, तो वो है विद्यार्थी केंद्रित पद्धति। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अब मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधार इसके देख लेते हैं। प्रगतिवाद, शिक्षा, ये जॉन ड्यू है, शिक्षा को जीवन से जोड़ने पर बल देता है कि जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। और अनुभवात्मक शिक्षा की बात करते हैं कि अनुभव से सीखी गई शिक्षा में ज्यादा अनुसरण करते हैं कि भाई ये मेरा अनुभव है, ऐसा सीखें। जैसे आग है, आग का ज्ञान करना है तो आप अग्नि में उंगली डाल दीजिए, आप भी एक बार बच्चा जल जाएगा, अगली बार उसे ज्ञान हो जाएगा कि भाई आग में हाथ डालने से, अग्नि में हाथ डालने से जलता है, इसलिए वो आगे से नहीं डालेगा। समस्या समाधान व आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। अब संरचनावाद का भी यही कहना है कि विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, इसलिए विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। सामाजिक पारस्परिकता एवं भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण भी होती है, ठीक है। ऐसे ही मानवतावाद है, शिक्षा का उद्देश्य आत्मविकास और आत्मसिद्धि करना है। तो विद्यार्थी की भावनाओं, रुचियों और आवश्यकताओं का सम्मान होना चाहिए और इसीलिए शिक्षार्थी या विद्यार्थी केंद्रित अधिगम पद्धति होनी चाहिए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो बंडूरा का, अनुकरण और सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से विद्यार्थी सीखता है। अनुकरण करता है लोगों का विद्यार्थी और समाज के साथ जब वो अंतःक्रिया करता है, मिलता है, बैठता है, उसके साथ कार्य करता है, खाता पीता है, कई सारी एक्टिविटीज करता है, उससे सीखता है। इसलिए विद्यार्थी को शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति होनी चाहिए, ठीक है। विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है। अब जानते हैं विद्यार्थी प्रश्न पूछता है, खोजता है और उसका प्रयोग करता है, तो विद्यार्थी सक्रिय भूमिका होती है। कहां पर, शिक्षार्थी केंद्रित में। अब आपसे क्वेश्चन विशेषता पूछी जाएगी। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, तो गाइड ऑन द साइड होता है, न कि स्टेज ऑन द स्टेज, ठीक है। तो गाइड करता है, मार्गदर्शक होता है, सहायक होता है। आपसे पूछेगा अनुभवात्मक अधिगम होता है, इसकी विशेषता है। तो आपसे पूछेगा अनुभवात्मक अधिगम किस पद्धति की विशेषता है, तो ये शिक्षार्थी या विद्यार्थी के अंदर की, विद्यार्थी अपने अनुभवों से सीखता है इसमें।
ये सहयोगात्मक अधिगम भी कहा जा सकता है। इसमें समूह चर्चा होती है। अब ध्यान रखना, यहां पर समूह चर्चा यानी विद्यार्थियों परस्पर समूह बना करके चर्चा हो जाएगी कि 5 विद्यार्थियों का समूह ये हो गया, यहां 5 विद्यार्थियों का समूह हो गया। तो इस तरीके से समूह चर्चा। सहपाठी अधिगम यानी कि हम अपने साथ पढ़ने वाले से सीख सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि विद्यार्थी सक्रिय रहता है। टीचर की अपेक्षा बच्चा सहज रूप से अपने मित्र से कोई चीज पूछ सकता है, सीख सकता है। ठीक है, तो सहपाठी अधिगम होता है। प्रोजेक्ट वर्क होता है, प्रोजेक्ट दिया गया उस पर विद्यार्थी प्रोजेक्ट करेंगे। सीखना और खोज करना, विद्यार्थी समस्याओं का समाधान करके ज्ञान अर्जित करता है। यहाँ पर चूंकि सक्रिय होता है तो सीखना और खोज करना। यहाँ सृजनात्मकता मतलब सीखता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी यहाँ सम्मान हो पाता है कि हर विद्यार्थी की गति अलग होती है, उसकी रुचि अलग होती है, उसकी क्षमता अलग होती है। तो यहाँ पर टीचर विद्यार्थी की गति, रुचि और क्षमता के अनुसार सहयोग करता है, चूंकि शिक्षार्थी केंद्रित है, और उसी अकॉर्डिंग उसी सहयोग करता है, मार्गदर्शन करता है। तो इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछेगा कि व्यक्तिगत भावनाओं का, भिन्नताओं का सम्मान किस में होता है, किस शिक्षण पद्धति में होता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शिक्षार्थी केंद्रित में व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान होता है, सृजनात्मकता होती है, विद्यार्थी सहयोगी रहता है, विद्यार्थी सृजनात्मकता क्षमता डेवलप होती है, आदि आदि। दोहता तरफा संवाद, ये भी इंपॉर्टेंट है कि दो तरफा संवाद किस शिक्षण पद्धति की विशेषता है, तो शिक्षार्थी या विद्यार्थी केंद्रित की विशेषता है। तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच यहां संबंध होता है, तो इसे हम दो तरफा संवाद भी कहते हैं, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, है ना, ध्यान रखना। यहां पर सृजनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन का भी विकास होता है। ठीक है, सृजनात्मकता क्योंकि बच्चे करके सीख रहे हैं, अनुभव से सीख रहे हैं, तो उनकी सृजनात्मक क्षमता बढ़ती है, कुछ नया बनाने की क्षमता बढ़ती है, और आलोचनात्मक चिंतन बढ़ता है कि कोई समस्या है उसके क्या तर्क होंगे, क्या वितर्क होंगे, क्या पक्ष होंगे, आदि आदि सभी प्रकार की चर्चा होती है, जिससे आलोचनात्मक विकास होता है। अब इस पद्धति में टीचर की भूमिका क्या होती है, तो मार्गदर्शक या सहायक के रूप में टीचर होता है। पूछा जाएगा कि मार्गदर्शक और सहायक के रूप में टीचर कहां पर होता है, तो शिक्षार्थी केंद्र में। और टीचर एक मुख्य नियंत्रककर्ता के रूप में कहां होता है, तो अध्यापक केंद्र में। शिक्षार्थी के लिए सीखने का वातावरण तैयार करना टीचर का काम होता है यहाँ पर, कि अच्छा वातावरण बना रहे तो विद्यार्थी ज्यादा सीखें। संसाधनों का उपयोग कराना सिखाता है कि कंप्यूटर कैसे चलाना है, लाइब्रेरी के कैसे में किताबें कैसे पढ़नी है, प्रयोगशाला में कैसे प्रयोग करने हैं, यानी कि यहाँ सहायता करता है कि ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ये टीचर का काम होता है। तो यहां टीचर ज्ञान देता नहीं है, आपको करवाता है और फिर उसके माध्यम से सहयोग करके या मार्गदर्शन करके सिखाता है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करना, कि उन्हें मोटिवेट करना, पढ़ने की चीजों के लिए प्रेरित करना अध्यापक का ये कार्य होता है। और पढ़ेंगे स्वयं विद्यार्थी, लेकिन प्रेरित करेगा कौन, अध्यापक। तो शिक्षार्थी को प्रेरित करना किसकी विशेषता है, अध्यापक केंद्रित की। संसाधनों का उपयोग कराना किसकी विशेषता है, अध्यापक केंद्रित पद्धति की। ध्यान रखिएगा, फीडबैक देना, यह टीचर क्या करता है, फीडबैक देता है कि कोई काम किया तो कैसा किया, उसमें फीडबैक देने का कार्य। अब विद्यार्थी की क्या भूमिका होती है इसमें, वो देख लेते हैं। शिक्षा में इसकी सक्रिय भागीदारी होती है यहाँ पर, कि शिक्षा में ये सक्रिय रहता है, ज्ञान की खोज करता है और निर्माण करता है, जिससे सृजनात्मक क्षमता का इसका विकास होता है। समूह गतिविधियां में भी ये सहयोगी होती है, समूह गतिविधियां भी होती हैं। आत्म मूल्यांकन करने वाला होता है, बच्चा यहां आत्म मूल्यांकन करता है, भाई उसने कितना सीखा, फिर आगे सीखेगा। समस्या समाधान की और आलोचनात्मक चिंतन करने वाला भी होता है, कि समस्या समाधान करने वाला, आलोचनात्मक चिंतन करने वाला, आत्म मूल्यांकन करने वाला, खोज और निर्माण करने वाला, सक्रिय भागीदारी, ये सभी शिक्षार्थी की यहाँ पर भूमिका हो जाती है। अब इसके लिए प्रमुख शिक्षण विधियां कौन सी, यानी कि पढ़ाने के लिए विद्यार्थी केंद्रित जब पढ़ाना है तो कौन सी पद्धतियों को, तो एक तो प्रोजेक्ट मेथड को हम लोग यहां अपनाते हैं। पूछा जाएगा, देखो व्याख्यान विधि अध्यापक केंद्रित की विशेषता थी, स्मरण पद्धति अध्यापक केंद्रित की विशेषता थी, अनुकरण पद्धति अध्यापक केंद्रित की विशेषता थी, लेकिन प्रोजेक्ट पद्धति विद्यार्थी वास्तविक जीवन से संबंधित परियोजनाओं पर कार्य करती हैं। उदाहरण, गांव का आर्थिक सर्वेक्षण करना, कि गांव में कैसे आर्थिक रूप से लोग कार्य कर रहे हैं,
क्या आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, कोई कृषि कितने लोग कर रहे हैं, पशुपालन कितने कर रहे हैं, प्रत्येक घर में कितने पशु रखे जाते हैं, या पशु के अलावा और टीचिंग का कार्य कितने लोग करते हैं, डॉक्टर का कार्य कितने करते हैं। तो इस टाइप से समझिएगा। तो प्रोजेक्ट पद्धति, यहां समस्या समाधान पद्धति आती है कि विद्यार्थियों को कोई समस्या दे दी और उसके हिसाब से वो समाधान हो जाए। तो विद्यार्थियों के सामने समस्या रखी जाती है और वे मिल करके उसका क्या करते हैं, समाधान खोजते हैं। तो समस्या समाधान पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, ये विद्यार्थी के अंदर की विशेषता है। और देखो, अन्वेषणात्मक अधिगम, यानी कि इसमें इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी कि विद्यार्थी स्वयं प्रश्न पूछते हैं और स्वयं उनके उत्तर खोजते हैं प्रश्न पेश करके, और टीचर उसमें सहायक होता है, सहयोग करता है। इसमें सहकारी अधिगम भी होता है, यानी कि सहकारी अधिगम यानी कि समूह में चर्चा करके सीखना। जैसे कई विद्यार्थी एक साथ बैठ करके, अंताक्षरी इसी का पार्ट होगा। टीम प्रोजेक्ट करना, डिबेट करना, सेमिनार करना, ये सब किसके, विद्यार्थी के अंदर की विशेषता है। परस्पर विद्यार्थी डिबेट कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी 5-5 विद्यार्थियों का ग्रुप बना के किसी चीज पर कार्य कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं सहकारी, यानी कि मिल करके। तो प्रोजेक्ट पद्धति, समस्या समाधान पद्धति, अन्वेषणात्मक अधिगम, सहकारी अधिगम, ये सभी विद्यार्थी के अंदर की विशेषताएं। और देखो, अनुभवात्मक अधिगम, यानी कि यहाँ पर सीखना, अनुभव करना, चिंतन करना और फिर प्रयोग करना, यानी कि अनुभव अधिगम भी यहाँ पर होता है कि अनुभवात्मक पद्धति। ई लर्निंग और आईसीटी आधारित शिक्षण पद्धति भी विद्यार्थी के अंदर में आती है, क्योंकि विद्यार्थी स्मार्ट क्लास ले रहा है, घर बैठ के पढ़ रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहा है, मल्टीमीडिया का उपयोग करके सीख रहा है, चैट जीपीटी का प्रयोग कर रहा है, स्वयं प्रभाव मूक्स आदि का अनुप्रयोग कर रहा है। तो ये सब भी आधुनिक और शिक्षार्थी केंद्रित में आते हैं। अब शिक्षार्थी केंद्रित के लाभ क्या है, तो इसके वही लाभ जो पहले विशेषताएं हैं कि विद्यार्थियों में रुचि और प्रेरणा बनी रहती है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद करके दिखता है तो उसको मजा आता है और इसलिए उसमें प्रेरणा बनी रहती है। इसमें सृजनात्मकता और नवाचार को भी बढ़ावा मिलता है। इसमें आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान कौशल का भी विकास होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का इसमें सम्मान किया जाता है। अब आपसे एक एक चीज पर पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान कहाँ किया जाता है, शिक्षार्थी के अंदर में किया जाता है। शिक्षा का वास्तविक जीवन से जुड़ती है और शिक्षा वास्तविक जीवन से जुड़ती है तभी विद्यार्थी सीखता है। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और नेतृत्व का कौशल भी आता है, किस पद्धति से, शिक्षार्थी के अंदर से। लेकिन सीमाएं क्या है, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी केंद्रित में कोई समस्याएं नहीं हैं, समस्याएं भी हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। बड़े वर्ग यानी कि लार्ज क्लास साइज में ये कठिन है, संभव कर नहीं सकती। सभी विद्यार्थियों को कैसे करावाएंगे, तो जहां बड़ी क्लास होगी वहां समस्या आ जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी, वहां पर कौन सी पद्धति बेहतर होगी, तो आपको वहां अध्यापक केंद्रित ही कहना पड़ेगी, क्योंकि बड़े जहां समय अधिक लगता है इसमें, तो समय ज्यादा किसमें लगता है, अध्यापक केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित, तो विद्यार्थी केंद्रित में ज्यादा समय लगेगा। शिक्षक को विशेष प्रशिक्षण चाहिए, किसके लिए, विद्यार्थी केंद्रित के लिए, क्योंकि विद्यार्थी अलग अलग तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अलग अलग तरीके का सहयोग चाहते हैं। जबकि शिक्षक केंद्रित में तो शिक्षक को जो आता है उसी अकॉर्डिंग पढ़ा देगा, लेकिन विद्यार्थी के अंदर जब जाएगा तो उसे विशेष प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए पड़ेगा। सभी विषयों में हमेशा संभव नहीं, जैसे गणित में कभी कभी सीधा व्याख्यान आवश्यक हो जाता है। तो ये पद्धति आप सोचो कि शिक्षार्थी केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित हमें हर चीज में चल जाएगा, नहीं, कुछ कुछ चीजों में चलेगा, क्योंकि गणित जैसी चीजों हुई या ऐसा कोई हुआ जहां व्याख्या ही महत्वपूर्ण है, तो वहां व्याख्यान से ही सीखोगे। संसाधनों, लैब जैसे आईसीटी की कमी पर कठिनाई हो सकती है, यानी कि संसाधन यदि कम है और विद्यार्थी केंद्रित कराने में दिक्कत आ सकती है, ये भी है, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये चुनौतियां। अब यूजीसी ने क्वेश्चन क्या पूछा, तो आप यहां देखो 2021 यूजीसी नेट का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का लक्षण है। अधिकतर विशेषताएं पूछता है आपसे, तो शिक्षार्थी केंद्र, तो एक तरफा संचार तो नहीं होता है, तो ये गलत है। स्मरण शक्ति पर जोर दिया जाता है, गलत, ये भी है। शिक्षक का प्रभुत्व होता है, ये भी गलत है। अनुभवात्मक अधिगम होता है, बिल्कुल सही। तो अनुभवात्मक अधिगम किसमें होता है, शिक्षार्थी के अंदर में। और ये बाकी ये तीन विशेषताएं किसकी हैं, ये एक तरफा संचार, स्मरण शक्ति पर जोर, शिक्षक का अनुप्रभुत्व, ये विशेषता है किसकी, ये विशेषता है आपकी अध्यापक के अंदर की, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपकी ये यूनिट और ये टॉपिक्स आपका समाप्त हुआ। अब आज की क्लास में देखिए मैंने एक आपको 19-20 बड़ा पेज पढ़ा दिए और यहाँ 20 पेज में आपका एक टॉपिक्स कंप्लीट हो गया। यही अच्छा फायदा होता है जब सेम नोट्स बना करके मैं लाता हूँ, तो उससे ये रहता है कि जल्दी से आपका काफ़ी कवर हो जाता है। अब आपका क्या कवर हो गया आज,
आज आपका इतना सिलेबस मैंने कवर करवा दिया। कल आपका आगे की क्लास में ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक क्लास में आपके इन सभी स्वयं प्रभाव और मूक्स के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है अगली क्लास में इन दोनों के बारे में पढ़ लें, तो ये वाला पोर्शन भी आपका समाप्त हो जाएगा। फिर आगे ये 2 टॉपिक्स बचेंगे, बस धीरे धीरे उन पर भी कार्य चल होगा आपका। परंपरागत आधुनिक और आईसीटी आधारित, यानी कि शिक्षण सहायक प्रणालियां क्या है, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी, 3 प्रकार की बात हो रही, तो इनकी चर्चा करेंगे। लास्ट में मूल्यांकन बचेगा, तो मूल्यांकन की प्रणालियां, मूल्यांकन के तत्व, प्रकार, इस सब चीज़ों को करके अगले, यानी कि ज़्यादा दिन का क्लास नहीं, अगले 4-5-7 क्लास में, मुश्किल से 7 क्लासेस होंगे और ये 7 घंटे की क्लासेस में हो जाएगा आपका। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा लेक्चर, और आप लोग आगे पढ़ते जाइए, देखते जाइए, धीरे धीरे आपको रेगुलर लेक्चर प्रोवाइड करते जाएंगे, चिंता मत करो, धीरे धीरे देखिए करा पाएंगे। मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ अपना, और मुझे और काफ़ी चीज़ें वर्क भी होते हैं, जैसे यूपीएससी को पढ़ाना, आदि आदि, यूजीसी नेट को पढ़ाना, और सभी कार्य होते हैं, तो उनको भी काम करना पड़ता है। इसलिए देखिए अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। ओके मित्रों, धन्यवाद।